सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा राज हो, कोई ऐसी खोज जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन आपकी बात कोई समझ ही ना पाए, तो आप क्या करेंगे? हम्म। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी में उतर रहे हैं। मद्रास का एक क्लर्क जिसे गणित की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, लेकिन उसके दिमाग में ऐसे फॉर्मूले थे जो कैम्ब्रिज के सबसे बड़े गणितज्ञों को भी हैरान कर देते थे। हाँ। और हमारे पास जो स्रोत हैं, उनकी जीवनी, जीएच हार्डी के साथ उनकी चिट्ठियां और उनके काम पर लिखे गए लेख, वो सब एक ही सवाल की तरफ इशारा करते हैं। श्रीनिवास रामानुजन आखिर थे कौन? क्या वो कोई देवीय चमत्कार थे, जैसा वो खुद मानते थे? या फिर एकांत में की गई मेहनत का एक चरम उदाहरण। आज हमारी कोशिश इसी पहेली को सुलझाने की है। चलिए, फिर इस असाधारण कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले, ये जीनियस बना कैसे? कुंभकोणम के एक छोटे से घर में, बिना किसी फैंसी स्कूल या ट्यूटर के, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो बचपन से ही अलग थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, तब रामानुजन संख्याओं में डूबे रहते थे। अच्छा। एक किस्सा है कि 11 साल की उम्र में ही उनके घर किराए पर रहने वाले 2 कॉलेज के छात्र उनसे गणित सीखने आते थे। सोचिए, एक 11 साल का लड़का कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। लेकिन ये जुनून सिर्फ गणित तक ही सीमित था, है ना? मैंने पढ़ा है कि वो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से स्कॉलरशिप भी गंवानी पड़ी। बिल्कुल, उनके लिए दुनिया में सिर्फ गणित ही मायने रखता था। बाकी सब शोर जैसा था। इसी वजह से वो कॉलेज की परीक्षा में फेल हो गए और उन्हें निकाल दिया गया। ये तो बहुत मुश्किल दौर रहा होगा उनके लिए। हाँ, गरीबी, बेरोजगारी, लेकिन दिमाग था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहीं पर उनकी सोच का एक और पहलू सामने आता है, उनकी आध्यात्मिकता। हाँ, उनकी कुल देवी नामगिरी का जिक्र बार बार आता है। वो कहते थे कि देवी उन्हें सपनों में फॉर्मूले बताती हैं। ये सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है। लगता तो है। लेकिन क्या अकादमिक जगत इसे सच मानता है, या क्या इसे हम उनके अवचेतन मन का एक कमाल मान सकते हैं, जो दिन भर के मंथन के बाद रात में नतीजे निकालता था? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं है। हार्डी जैसे नास्तिक के लिए ये रामानुजन के दिमाग की असाधारण क्षमता थी, लेकिन रामानुजन के लिए ये एक हकीकत थी। उन्होंने कहा भी था, मेरे लिए उस समीकरण का कोई मतलब नहीं जिसमें भगवान का कोई ख्याल न झलकता हो। एग्जैक्टली। उनके लिए गणित ईश्वर को समझने का एक तरीका था। वो दोनों को अलग करके देख ही नहीं पाते थे। और इसी दौरान उन्हें एक किताब मिली जिसने, कहते हैं, उनकी पूरी सोच को एक दिशा दे दी। सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स। हाँ, सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये किताब असल में हजारों गणितीय फॉर्मूलों का एक संग्रह थी। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ फॉर्मूले थे, उनके सबूत नहीं थे। बिल्कुल। तो रामानुजन के लिए ये एक खजाना भी था और एक चुनौती भी। वो हर एक फॉर्मूले को खुद साबित करते थे और इस प्रक्रिया में वो कई नए फॉर्मूले भी खोज लेते थे। तो क्या ये किताब एक तरह से उनके लिए वरदान भी थी और अभिशाप भी? वरदान क्योंकि इसने उनकी अनूठी प्रतिभा को निखारा, और अभिशाप क्योंकि इसी वजह से उन्हें सबूत लिखने की आदत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से बाद में कैम्ब्रिज में उन्हें इतनी मुश्किल हुई। सही बात है। इसी किताब ने उनके सोचने का तरीका गढ़ा। वो सीधे नतीजे पर छलांग लगाते थे। प्रक्रिया उनके लिए उतनी जरूरी नहीं थी जितना कि अंतिम सत्य। और इसी वजह से जब उन्होंने मद्रास में अपने काम को दूसरे गणितज्ञों को दिखाना शुरू किया, तो ज्यादातर लोग उसे समझ ही नहीं पाए। हाँ, उन्हें लगता था कि ये सब हवाई बातें बिना किसी आधार के। तो जब भारत में कोई उनके काम को समझ ही नहीं पा रहा था, तो उनके पास क्या रास्ता बचा? मुझे लगता है कि यहीं से उनकी कहानी इंग्लैंड से जुड़ जाती है ना? हाँ, अपने एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने हिम्मत करके इंग्लैंड के बड़े गणितज्ञों को चिट्ठियां लिखनी शुरू की। लेकिन जीएच हार्डी पहले नहीं थे, जहां तक मुझे पता है। नहीं, वो पहले नहीं थे। उन्होंने पहले 2 और मशहूर गणितज्ञों, H.F. बेकर और E.W. हॉब्सन को अपने फॉर्मूले भेजे थे। दोनों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। शायद उन्हें लगा कि भारत में बैठा कोई क्लर्क ऐसी चीजें कैसे खोज सकता है। शायद यही सोचा होगा। और फिर 1913 में वो मशहूर चिट्ठी हार्डी के पास पहुंची। हार्डी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हमारे स्रोतों के अनुसार वो भी शक से भरे हुए थे। बिल्कुल। हार्डी को लगा कि ये कोई मजाक है या कोई धोखेबाज का काम है। उस चिट्ठी में करीब 120 फॉर्मूले थे, ऐसे फॉर्मूले जो हार्डी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। तो फिर क्या बदला? उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हार्डी ने अपने सहयोगी J.E. लिटिलवुड को बुलाया और दोनों ने मिलकर उन पन्नों को देखना शुरू किया। और उन्हें क्या दिखा? ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा था।
एक ही नजर में वो समझ गए। हाँ, एक ही नजर में पता चल गया कि ये केवल एक बहुत ही उच्च श्रेणी के गणितज्ञ द्वारा ही लिखे जा सकते थे। कुछ फॉर्मूले जाने पहचाने थे जिन्हें हार्डी ने खुद साबित किया था, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई धोखा नहीं है। लेकिन ज्यादातर तो बिल्कुल नए थे। ज्यादातर फॉर्मूले बिल्कुल नए थे, इतने अनोखे कि हार्डी भी उन्हें देखकर दंग रह गए। ये तो दो दुनियाओं का टकराना था। एक तरफ हार्डी नास्तिक, तर्क पर चलने वाले, हर चीज का सबूत मांगने वाले, और दूसरी तरफ रामानुजन, आस्तिक, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर फॉर्मूले लिखने वाले। कमाल है कि हार्डी उनकी प्रतिभा को पहचान पाए। यही हार्डी की महानता थी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रामानुजन को कैम्ब्रिज लाना ही होगा, लेकिन ये आसान नहीं था। क्योंकि वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। हाँ, और उस समय समुद्र पार करना धर्म के खिलाफ माना जाता था। उनकी माँ सख्त खिलाफ थी। लेकिन फिर वो माने कैसे? मैंने पढ़ा है कि इसमें भी देवी नामगिरी का ही हाथ था। हाँ, कहानी यही है। कहते हैं कि देवी नामगिरी ने उनकी माँ को सपने में आकर कहा कि वो अपने बेटे की सफलता के रास्ते में ना आए। अच्छा। इस सपने के बाद ही उनकी माँ ने इजाजत दी और फिर रामानुजन उस दुनिया के लिए निकल पड़े जो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कैम्ब्रिज का अनुभव उनके लिए कैसा रहा होगा? कड़ाके की ठंड, शाकाहारी होने की वजह से खाने की दिक्कत, और ऊपर से पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। वो एकदम अकेले पड़ गए थे। बहुत मुश्किल हुआ होगा। बहुत ज्यादा। वो अपने शोध में इतने खो जाते थे कि खाना पीना तक भूल जाते थे। इंग्लैंड का ठंडा मौसम और अपर्याप्त भोजन उनके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। लेकिन उनका दिमाग उस माहौल में भी कमाल कर रहा था। हार्डी के साथ उनकी जोड़ी गणित के इतिहास की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक बनी। हार्डी ने उन्हें सबूत की अहमियत सिखाई, उनकी प्रतिभा को एक ढांचा दिया। हार्डी ने कहा था, मैंने रामानुजन को जितना सिखाया उससे कई ज्यादा मैंने उनसे सीखा। उनके साथ मिलकर किए गए कामों में से एक जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है पार्टीशन फंक्शन PFN। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। पार्टीशन फंक्शन PFN ये बताता है कि किसी भी संख्या को पूर्णांकों के जोड़ के रूप में कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे संख्या 4 को लें। हाँ, इसे हम 5 तरीकों से लिख सकते हैं। 4। हाँ, इसे हम 5 तरीकों से लिख सकते हैं। 3 + 1। हाँ, इसे हम 5 तरीकों से लिख सकते हैं। 2 + 2। हाँ, इसे हम 5 तरीकों से लिख सकते हैं। 2 + 1 + 1। हाँ, इसे हम 5 तरीकों से लिख सकते हैं। और 1 + 1 + 1 + 1। तो P(4) का मान 5 हुआ। ये तो छोटी संख्या के लिए आसान है, लेकिन अगर मैं P(200) की बात करूं तो उसका जवाब खरबों में है। उसे हाथ से गिनना तो नामुमकिन है। बिल्कुल। और यहीं पर रामानुजन और हार्डी ने कमाल किया। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो किसी भी संख्या n के लिए P(n) का लगभग सटीक मान बता सकता था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन एक तरफ जहां उनका दिमाग ये सब कर रहा था, वहीं उनका शरीर और मन टूट रहा था। उन्हें टीबी का निदान हुआ और वो एक गहरी व्यक्तिगत पीड़ा से भी गुजर रहे थे। ये उनकी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। हाँ, उनकी माँ जो शायद अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी, उन्होंने रामानुजन और उनकी पत्नी जानकी के बीच चिट्ठियों को रोकना शुरू कर दिया। तो इंग्लैंड में अकेले रामानुजन को लगा कि उनकी पत्नी उन्हें भूल गई हैं। एग्जैक्टली। इस गलतफहमी और अकेलेपन ने उन्हें गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया। और इसी डिप्रेशन में उन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी की। लंदन अंडरग्राउंड में ट्रेन के आगे कूद गए। हाँ, ये उनके जीवन का सबसे काला पल था। वो इतने टूट चुके थे, लेकिन किस्मत से एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और ट्रेन को समय पर रोक दिया गया। उनकी जान बच गई। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतना बड़ा जीनियस इतने अकेलेपन और निराशा से गुजर रहा था। लेकिन इस अंधेरे के बाद ही उन्हें वो पहचान मिली जिसके वो हकदार थे, रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप। बिल्कुल। हार्डी ने उनके लिए बहुत मेहनत की। फरवरी 1918 में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वो ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे और सिर्फ दूसरे भारतीय थे। ये बहुत बड़ा सम्मान था। इसने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया होगा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। हाँ, जरूर। और इसी दौर की वो मशहूर टैक्सी कैब नंबर वाली कहानी है। हार्डी अस्पताल में उनसे मिलने गए। हाँ, हार्डी ने बात शुरू करने के लिए कहा, मैं जिस टैक्सी से आया उसका नंबर 1729 था। कितनी नीरस संख्या है। उम्मीद है कोई बुरा शगुन ना हो। और बीमार रामानुजन ने तुरंत जवाब दिया। तुरंत? बिस्तर पर लेटे हुए कमजोर रामानुजन ने जवाब दिया, नहीं हार्डी, ये नीरस संख्या नहीं है, ये बहुत दिलचस्प संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है।
एक मिनट, मतलब वो बिस्तर पर इतने बीमार थे और उनके दिमाग में ये सब चल रहा था। हार्डी को तो यकीन ही नहीं हुआ होगा। ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। हार्डी दंग रह गए थे। वो संख्याएं थीं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। दोनों का जोड़ 1729 होता है। ये दिखाता है कि उनका दिमाग हर पल, हर स्थिति में संख्याओं के साथ ही जी रहा था। आखिरकार 1919 में वो भारत वापस आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, उनका शरीर जवाब दे चुका था। लेकिन उनका दिमाग, वो अपनी आखिरी सांस तक काम कर रहा था। अपनी मृत्यु शैया पर भी। हाँ, अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी उन्होंने हार्डी को एक आखिरी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मॉक थीटा फंक्शंस नाम की एक नई गणितीय अवधारणा का जिक्र किया। मॉक थीटा फंक्शंस, ये नाम ही बड़ा रहस्यमयी लगता है। इसका क्या मतलब है और ये आज क्यों इतना जरूरी है? मोटे तौर पर समझिए, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो एक खास पैटर्न दिखाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे एक गाना जिसमें धुन तो है, पर बीच बीच में सुर बदल जाते हैं। अच्छा। यही अधूरापन या नकल करने की प्रवृत्ति उन्हें ब्लैक होल जैसी रहस्यमयी चीजों को समझने के लिए उपयोगी बनाती हैं। उनके इस आखिरी काम से भरी नोटबुक को बाद में लॉस्ट नोटबुक कहा गया। और वो दशकों बाद मिली है ना? हाँ, 1976 में। आज वैज्ञानिक ब्लैक होल के अंदर की एंट्रोपी को समझने के लिए इन्हीं फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब 100 साल पहले एक इंसान जो बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहा था, वो ऐसी गणित लिख रहा था जो ब्लैक होल के राज खोलने में मदद करेगी। ये अविश्वसनीय है। इसीलिए तो हार्डी ने जो गणितज्ञों की रेटिंग की थी, वो बिल्कुल सही लगती है। हाँ, उन्होंने खुद को 25 दिए थे 100 में से। लिटलवुड को 30 और उस समय के महानतम गणितज्ञों में से एक डेविड हिल्बर्ट को 80। लेकिन रामानुजन को उन्होंने पूरे 100 दिए। उनकी नज़र में रामानुजन प्राकृतिक प्रतिभा का शिखर थे। और उनका काम सिर्फ ब्लैक होल तक ही सीमित नहीं है। मैंने रामानुजन ग्राफ के बारे में पढ़ा है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में होता है। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक सुपर एफिशिएंट सोशल नेटवर्क या रोड सिस्टम बनाने का गणितीय तरीका है, जहां हर पॉइंट कम से कम रास्तों से बाकी सभी पॉइंट से जुड़ा हो। तो ये बहुत मजबूत नेटवर्क बनाते हैं? बहुत मजबूत और कुशल। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी और संचार तकनीक में बहुत काम आते हैं। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ देखते हैं, तो रामानुजन की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक गणितज्ञ की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी जुनून और अंतर्ज्ञान की ताकत की है। ये दिखाती है कि प्रतिभा किसी डिग्री या ट्रेनिंग की मोहताज नहीं होती। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करती है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर रामानुजन को शुरुआत से ही हार्डी जैसा कोई गुरु और सही माहौल मिल गया होता, तो क्या होता? क्या वो इससे भी कहीं ज्यादा महान काम कर पाते? या फिर उस फॉर्मल ट्रेनिंग के चक्कर में उनकी वो अनोखी, सहज और अंतर्ज्ञानी शैली कहीं खो जाती, जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हम एक जीनियस को बना सकते हैं, या ऐसा करके हम उसकी असल प्रतिभा को ही खत्म कर देते हैं? शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। शायद नहीं। लेकिन रामानुजन की विरासत हमें यही याद दिलाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और कभी-कभी सबसे बड़े राज उन जगहों पर छिपे होते हैं जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते।